इकोनॉमिक्स की तैयारी किस तरीके से की जाए, इसके बारे में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स की तैयारी को इफेक्टिवली एक फ्रेशर किस तरीके से कर सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। नया प्लेटफॉर्म है, जरूर इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और उसी के साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सके। तो जैसा आप देख रहे हैं, हाउ टू कवर इकोनॉमिक्स इफेक्टिवली यूपीएससी के लिए, इसको हम इसमें समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए, एनी सब्जेक्ट ऑफ जीएस, चाहे आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के तीन पहलू होते हैं, तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी। ये सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट है, सबसे ज्यादा बोला जाता है, पूरे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इसकी समरीज भरी हुई हैं, इसकी आजकल क्लासेस भी होती हैं। उसके बाद भी स्टूडेंट्स इफेक्टिवली एनसीईआरटी को कवर नहीं कर पाते, क्योंकि हम ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, और उस आसान रास्ते की वजह से हम एनसीईआरटीज में काफी चीजें मिस कर देते हैं। तो जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है या पहला एस्पेक्ट किसी भी जीएस पेपर के लिए है एनसीईआरटी। फॉलोड बाय दैट दूसरा एस्पेक्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये भी बहुत ज्यादा इग्नोर्ड एस्पेक्ट है, दिस इज ऑल्सो हाईली इग्नोर्ड, इसको भी पूरी तरीके से ध्यान में नहीं रखा जाता है। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है कि हम अपने सिलेबस को कितना डिटेल में या कितना सीरियसली लेते हैं, कितना डिटेल में समझते हैं और कितना सीरियसली लेते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी नोइंग। थ्री एस्पेक्ट्स फॉर एनी सब्जेक्ट आर एनसीईआरटी, PYQs एंड द सिलेबस। ये जो है, ये चीजें आपको हर सब्जेक्ट के लिए करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए जो चीजें करनी है वो आएंगी अब। बट दीज थ्री थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। तो सवाल ये उठता है, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के लिए क्या? इकोनॉमिक्स के लिए ये कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स एक जो साइंस है, एक डिसिप्लिन है। जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके डिसिप्लिन है, सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी एक डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन के बारे में ये जाने कि ये डिसिप्लिन स्टैटिक नहीं है। इकोनॉमिक्स इज अ फ्लूइड डिसिप्लिन, एक फ्लूइड सब्जेक्ट है। मतलब स्टैटिक, फिक्स्ड सब्जेक्ट नहीं है कि एक जार में पानी भर गया और वो वहीं रखा रहेगा या उसी तरीके से उसको आप देखते हो। वो फ्लूइड है, कहीं से भी निकलकर चला जाएगा, या उसमें हमेशा एक आपको चेंज दिखता रहेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज डायनामिक। कोई भी और जीएस सब्जेक्ट आप ले, कोई भी ज्योग्राफी ले, हिस्ट्री ले या आर्ट एंड कल्चर ले, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स फिक्स्ड हैं। एनी XYZ सब्जेक्ट इज फिक्स्ड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस एंड टेक एनवायरमेंट भी फ्लूइड है, उसी तरीके से एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स भी फ्लूइड है। जब हम एक फ्लूइड सब्जेक्ट को देखते हैं तो उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग उस फ्लूइडिटी को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए। सो वी शुड बी नोइंग द सब्जेक्ट दैट this subject has to be understood in depth with conceptual clarity। और ये फिर वही टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं, ये ओवर यूज टर्म है। क्या हम वाकई में कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझते हैं, नहीं समझते हैं, ये बात हमें खुद नहीं पता। वी डोंट नो। सुनते सबकी है लेकिन समझते हैं या नहीं है, दैट इज समथिंग विच इज लैकिंग इन अस, ये हमारे अंदर लैकिंग है। तो जैसा मैंने यहां पर लिखा है, फ्लूइडिटी है सब्जेक्ट में। इस चीज की कोई भी एक फिक्स्ड बुक या फिक्स्ड सोर्स नहीं है। इससे पहले आप मुझसे पूछे, मैं ही आपको बता रहा हूं कि आपको अगर मैं ये बोलता हूं या कोई भी फैकल्टी ये बोले कि ये किताब पढ़ लो पूरा हो जाएगा, वो किताब पढ़ लो पूरा हो जाएगा, कोई भी XYZ एक ऑथर की बुक में बोलूं, इट इज नेवर सफिशिएंट। इट इज नेवर सफिशिएंट। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके की, मतलब इट इज नॉट बीइंग एंटायरली ऑनेस्ट विद द स्टूडेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कोई एक्स ऑथर की किताब पढ़ लो, वो किताब सफिशिएंट नहीं है। ये चीजें आप और सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, जैसा मैंने आप बताया, जीसी लियोंग पढ़ लो, आपका पूरा जियोमॉर्फोलॉजी और फिजिकल लैंडफॉर्म्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। या आप हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ लो, आपकी पूरी मॉडर्न इंडिया क्लियर हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की ऐसी कोई किताब नहीं है। इस वजह से आपको कोई झूठी तसल्ली में नहीं देना चाहता कि ये कर लीजिए तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है हो। इको में तो नहीं पॉसिबल है, इट विल नॉट हैपन। तो सवाल ये उठता है, फिर क्या क्या होना चाहिए? Focus should always be on building the basics bit by bit।
मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, लफ्ज ब लफ्ज जो सिलेबस मेंशन है, जो आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से बिट बाय बिट आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। और उसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग की, जो कि थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो डेफिनेशंस चीजें थ्योरी में दी हुई हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ साथ दूसरी चीज है उसी अंडरस्टैंडिंग का एक्चुअल एप्लीकेशन। ये दो चीजें हैं और इसी पे पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है। ये चीज आपको बेसिक लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है। जो हम लोग समझते हैं और जो एक्चुअली में करना होता है उसमें बहुत फर्क होता है। दिस एक्चुअल एप्लीकेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की वजह से आप इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, या इकोनॉमिक्स के जरिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इसमें आपको सारी की सारी चीजों को ओरिएंट करना है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। और एग्जामिनेशन का पर्सपेक्टिव जो है वो एक चीज पे सधा नहीं हुआ है, इट इज इंटरकनेक्टेड, वो और चीजों से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक ही चीज पे फोकस नहीं है, वो कई सारी चीजों का मिश्रण हो सकता है। इकोनॉमिक्स में एक सोशल इशू भी आ सकता है, नेशनल इशू भी आ सकता है, इंटरनेशनल इशू भी आ सकता है। सो इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस कॉन्सेप्ट्स, ये भी आपको करना है। वेरियस कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट के अंदर, वेरियस कॉन्सेप्ट्स अमिडस्ट टू सब्जेक्ट्स और थ्री सब्जेक्ट्स। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा ये कैसे करा जाता है। इस वजह से आप इकोनॉमिक्स को साइलोज में नहीं पढ़ सकते। और ये दो ही चीजों के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। ये एग्जांपल जो है कॉन्सेप्ट के जरिए ही दिया जाएगा। हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर नेशनल इनकम, सबसे बेसिक चैप्टर है, सबसे मोस्ट रेड चैप्टर है, और सब इसके बारे में जानते हैं। एटलीस्ट सब ये शब्द तो जानते हैं जो यहां पर मेंशन्ड है, जिसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? अगर भारत में मान लीजिए 100 सामान बना, 100 गुड्स आर मेड इन इंडिया, तो वो 100 गुड्स की जो भी कॉस्ट है, जो भी वैल्यू है, उसको हम भारत की जीडीपी बोलेंगे। ये अज्यूम करके कि भारत में सिर्फ ये 100 चीजें ही बनती है, 101 भी कोई चीज नहीं बनती जिससे पैसा आता हो। तो जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दोज 100 गुड्स। ये बेसिक मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जिसको अगर हम थ्योरेटिकली पढ़े तो उसकी डेफिनेशन ये आती है दैट फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी ज्योग्राफिक बाउंड्री के भीतर प्रोवाइड होती है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द ज्योग्राफिक बाउंड्री ऑफ इंडिया, देयर फाइनल वैल्यू को टोटल करने को भारत की जीडीपी बोलेंगे। और यही अलग अलग देशों में भी अप्लाई होता है। ये थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें पूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज हमें पूरी है। इसका जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हमें समझना है, उस चीज के लिए इंटरकनेक्टेडनेस काम आती है। तो जीडीपी को आप सिर्फ ये मत देखें कि मेरा जीडीपी खत्म हो गया है या वो चीज जो है एक चैप्टर मेरा कंप्लीट है, नहीं। हो सकता है जो क्वेश्चन आए वो इंटरकनेक्टेडनेस में जीडीपी को इन्फ्लेशन के साथ और इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जोड़ के सवाल पूछे और आपसे 3 स्टेटमेंट्स पूछे, जैसा कि 2023 के प्रीलिम्स में किया गया है। दैट वाज डन। ये चीज बहुत जरूरी है और इसी वजह से जो लेवल है पेपर का वो थोड़ा अप होता जा रहा है। यूपीएससी इज अपिंग इट्स गेम। तो ये साइलोज में है। जीडीपी पढ़ लिया जी, मुझे आता है रियल नॉमिनल जीडीपी। इन्फ्लेशन पढ़ लिया मैंने, उसके बाद एक्सचेंज रेट पढ़ लिया, बीओपी पढ़ लिया, नीर और रीर पढ़ लिया। ये सब चीजें मैंने इंडिविजुअली पढ़ ली। इंडिविजुअली पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग इन साइलोज। दैट वी डोंट हैव टू डू। हमें चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना है और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले आप जब ये कॉन्सेप्ट्स को कवर करें, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखें अलग अलग चीजों में। और वो आपको सबसे पहला एप्लीकेशन दिखेगा, खुद के अंदर से आपको दिखेगा, जब आप न्यूज पढ़ोगे या न्यूज सुनोगे। आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करी, उसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे ये होगा, उसका इंपैक्ट जीडीपी पे ये होगा। आप इंस्टेंटली समझ में आ जाओगे कि क्या कनेक्शन है। अगर भारत से एफडीआई पुल आउट होता है तो उसका भारत के एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट होता है। क्या भारत का एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता है या अप्रिशिएट हो जाता है, आप 1 मिनट में समझ जाओगे। दिस इज कॉल्ड एज इंटरकनेक्टेडनेस। तो एप्लीकेशन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स, इट विल, हाउ विल इट इंपैक्ट द इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या इंपैक्ट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या इंपैक्टेड होंगे, लोगों पे क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें
are highly important. So your goal should always be to understand the impact of it. जो आप पढ़ रहे हो, concepts on macroeconomic fundamentals, sector, society, सब पे जो भी impact है वो पढ़ना बहुत जरूरी है. इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स साइलोज में नहीं पढ़ी जाती. तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सर कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी, किस तरीके से पढ़े, बताइए. तो पढ़ने के लिए आपको अपना ब्लूप्रिंट खुद बनाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक योर ओन ब्लूप्रिंट. और ये उन फ्रेशर्स के लिए है जो फ्रेशर्स इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं जानते. आपने कभी प्री ग्रेजुएशन, प्लस टू में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी. सो यू हैव टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर योर ओन कवरेज. इस ब्लूप्रिंट के जरिए आपको सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक में सबसे पहला काम जो करना है, मतलब अभी तक आपको यह नहीं पता इकोनॉमिक्स का ई क्या है, आपको सिलेबस नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आप सबसे पहला काम जो है वो करोगे, ब्लूप्रिंट बनाने से भी पहला जो काम करोगे वो है आप क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटीज पढ़ोगे. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग कम से कम 20-21 साल के तो होंगे, या तो आप थर्ड ईयर में होंगे या आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे. तो आप लोगों के लिए इफेक्टिव तैयारी करने का जो तरीका है वो है सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी की सेल्फ स्टडी करना, क्लास 11 और क्लास 12 की. क्लास 11 की एनसीईआरटी का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्लास 12 में 2 एनसीईआरटीज हैं जिसमें से एक आपको पढ़नी है, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं. यू हैव टू स्टडी दीज 2 एनसीईआरटीज. आप लोग ये एनसीईआरटी समझ पाएंगे. यदि आपको डाउट्स हो, वो डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं, मेरे कोर्सेज देख सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़नी है. यू हैव टू स्टार्ट विद दिस बिफोर इवन नोइंग द सिलेबस. जो इसमें सिलेबस लिखा है वो देखना, इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखने की और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बस दिस इज व्हाट यू हैव टू सी. इसके बाद जब आप ये कर लो, फिर आपका ब्लूप्रिंट बनाने का प्लान आएगा या ब्लूप्रिंट बनाने की स्ट्रैटेजी आएगी. उसको मैंने 3 स्टेप्स में आप लोगों के लिए किया है, जो अरेंज किया है. देयर आर 3 थिंग्स दैट यू हैव टू डू. वो 3 चीजें क्या है, व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नोट पैड है तो नोट करने लग जाइए. जो पहली चीज आपको करनी है वो है दैट आप सबसे पहला काम जो करोगे, आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करोगे. और आप ये चीज जो है गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप ये सब चीज नहीं करेंगे. आप सबसे पहले जो यूपीएससी द्वारा दिया गया सिलेबस है, उस सिलेबस को अपने हाथों से आप लिख के दीवार पे अपने सामने चिपकाएंगे. डू नॉट कॉपी इट फ्रॉम एनी वेबसाइट. दिस इज माय पर्सनल सजेशन. बहुत स्टूडेंट्स प्रिंट आउट लेके भी लगाते हैं, वो भी आप लगा सकते हो. सिलेबस को सबसे पहले आप वहां पे प्रिंट आउट लगाएं. अब स्टूडेंट्स ये पूछेंगे सर सिलेबस तो मेंशन ही नहीं है. बिल्कुल सही बात है, प्रीलिम्स का सिलेबस मेंशन नहीं है. मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल में दे रखा है यूपीएससी ने. वो मेंस का सिलेबस आप देखें और उस मेंस के सिलेबस को 1 2 3 4 5 6 करके, वो भी बताऊंगा कैसे करना है, पूरा का पूरा सिलेबस आप जॉट डाउन करें. सो मेक अ डिटेल्ड ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क ऑफ सिलेबस प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी. इसका डिटेल्ड आपको फ्रेमवर्क बनाना है. सिलेबस के टॉपिक सबसे पहले आपको आइडेंटिफाइड होने चाहिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है. ये ऐसे ही काम नहीं है कि आपने देखा फोन पे कि ये टॉपिक मेंशन है, कर लिया. नहीं, जो एक्सरसाइज बता रहा हूं वो करिए, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेडनेस में काम आएगा, कोरिलेशन में काम आएगा. जब आप ये चीज करते हो तो आपको अपना दायरा पता चलता है, और वो दायरा आप लोगों के लिए जरूरी है. मार्क योर बाउंड्री. यू हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज. आप पीएचडी करने नहीं आए हो, आपको टीचर से बेटर नहीं होना है. अगर टीचर ने 4 किताबें पढ़ी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी 4 किताबें पढ़ो. टीचर का तो काम है 4 किताबें पढ़ना, लेकिन आपका काम नहीं है. आपको बाउंड्री बनानी है, क्योंकि आपको 10 सब्जेक्ट कवर करके एग्जाम क्लियर करना है. सो क्रिएट बाउंड्रीज. और उस बाउंड्री को क्रिएट करने का जो पहला कदम है वो ये है कि डिटेल में जितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सिलेबस है, उसको आप जॉट डाउन करिए. अगर आप पूछोगे गूगल से ना देखें तो फिर कहां से देखें, वेयर टू सी इट फ्रॉम, उसका भी तरीका बताते हैं. स्टेप 2 में आप जो उसको देखोगे वो देखोगे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यू विल हैव अ लुक एट पीवाईक्यूज 10 इयर्स के, 2013 प्री से लेकर 2023 प्रीलिम्स तक जितने भी सवाल इकोनॉमिक्स के या इकोनॉमी करंट अफेयर्स के आए हैं वो आप सारे देखेंगे.
ये आपको एनसीईआरटी कवर हो जाने के बाद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इकोनॉमिक्स का सवाल है या नहीं है. सो हैव अ लुक एट पीवाईक्यूज ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस टू आइडेंटिफाई टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट हैव बीन आस्क्ड. कौन सा टॉपिक पूछा गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है, और उस टॉपिक के बेसिस पे, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप लिस्ट बनाना शुरू करिए. पहली बारी में उल्टी सीधी लिस्ट बनेगी, उसके बाद जब उसे सेकंड टाइम में आप रिफाइन करोगे तो एक फ्लो आएगा उसी चीज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू रीअरेंज टॉपिक्स. आपको बार बार ये चीज करनी पड़ेगी. आप पहला क्वेश्चन देखोगे, वो मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी से है, दूसरा सवाल टैक्सेशन से है, तीसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, चौथा बजट से है, पांचवा इकोनॉमिक सर्वे से. तो आप अरेंज करोगे, फिर उसको दोबारा से अरेंज करोगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कैसे किया है. तो अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट में टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम आप देंगे. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. और यही टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो हैं, ये आपको हेल्प करेंगे इफेक्टिवली कवर करने में. इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं क्या है. मान लीजिए एक टॉपिक आपने देखा, रेगुलेटरी बॉडीज पे सवाल आया हुआ है, सेबी पे क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई पे क्वेश्चन आ जाता है, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो पे क्वेश्चन आ जाता है. इस तरीके से कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन पे सवाल आ जाता है. डीपीआईआईटी पे आ गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ऐसे डिपार्टमेंट्स पे, बॉडीज पे सवाल आता है. तो ये रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं या स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, इन पे सवाल आते हैं. जनरली रेगुलेटरी बॉडीज पे जो इकोनॉमी सेंट्रिक होती है, उन पे सवाल आता है. तो अगर उन पे सवाल आए तो वो आपका मेन टॉपिक है, दैट इज योर मेन टॉपिक. उसके बाद अगर आपको सवाल ये आए, अदर देन आपको आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पूछा जाए, या आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा जाए, दैट शक्तिकांत दास had made a policy or recently RBI governor came up with increasing the repo rate, वो जो है वो सब टॉपिक है. दैट इज अ सब टॉपिक. तो टॉपिक लिखेंगे आप आरबीआई, उसके अंदर सब टॉपिक लिखेंगे रेपो रेट, सब टॉपिक लिखेंगे रिवर्स रेपो रेट, उसके अंदर एक और सब टॉपिक लिखेंगे बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, मॉरल सुएशन. इस तरीके से आप सारे टूल्स लिखेंगे. तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो सब टॉपिक्स में आएंगी. सिमिलरली आपने इन्फ्लेशन देखा, व्हाट इज इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब चीजें आपका मेन टॉपिक में आ गई. सब टॉपिक्स में आपका क्या आएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर बोला जाए कि सीपीआई हैज इंक्रीज्ड बाय 2% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, वो चीज क्या है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में आता है या इंडिसेस ऑफ इन्फ्लेशन में आ जाता है, ये सब टॉपिक है. सो फंक्शंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, फ्रेमवर्क, आईजीएसटी. अब आईजीएसटी है, पूछा ये जाता है, वैसे आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, व्हाट इज अ टैक्स, व्हाट इज सेस, व्हाट इज सरचार्ज, ये सब मेन टॉपिक है. आपसे सब टॉपिक क्या पूछा जाएगा कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में बताइए, जो सवाल आ चुका है. आईजीएसटी किस बिल के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ये जो सब टॉपिक्स है, इस तरीके से बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है. इसका एक आइडिया लेने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप इसका आइडिया ठीक से लेना चाहते हैं तो उसकी फ्री पीडीएफ्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वो आप वहां से देख सकते हैं. दिस इज समथिंग दैट यू हैव अ लुक. तो ये दूसरी चीज है. तीसरा जो फैक्टर है, कहां से पढ़े. तो आपने अभी तक क्या करा, आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है और पीवाईक्यूज देखे हैं, सब टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बनाए हैं. तीसरी चीज है वेयर टू स्टडी फ्रॉम, कहां से पढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर टू स्टडी फ्रॉम. जितने सोर्सेस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, उसमें से कोई भी एक सोर्स आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है. ये सारे के सारे नाम यहां पे लिखे हैं, XYZ कोचिंग बुक्स, और ये सब किताबें हैं, मैंने भी पढ़ी है जब मैं एस्पिरेंट था. उसके बाद तो खैर अब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पढ़ने ही थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने भी इसमें से एक एक किताब पढ़ी थी. अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑथर एक्स की किताब सफिशिएंट है, तो वो सफिशिएंट नहीं है. इट इज नॉट सफिशिएंट. किसी भी एक ऑथर की किताब सफिशिएंट नहीं है. ये कड़वा सत्य है, और ये चीज जो है ये आपको मेहनत करने पे मजबूर करेगा, बट दैट इज द ओनली वे. यहां पे कोई लक्ष्मीकांत नहीं है कि मैंने आपको लक्ष्मीकांत बताई, वो कवर हुई तो आपका पूरा पॉलिटी कवर हो गया. ऐसी इकोनॉमी की कोई भी एक किताब नहीं है. देयर इज नो सिंगल बुक. So you have to make your own notes. If you are referring to multiple books, तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे. अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा है, तो जैसे जैसे वो आपको पढ़ाते जाए, वो नोट्स आप फॉलो करते जाए. उसको क्रॉस चेक करें कवरेज के लिए उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स की लिस्ट से जो आपने खुद बनाया है, ताकि आपको ये रहे कि मेरी कवरेज पूरी हुई है. सो यू हैव टू मेक डिटेल्ड नोट्स ऑफ दीज टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स. ये किसी भी चीज से ये आपको करनी पड़ेगी. हर एक किताब जो है किसी भी राइटर द्वारा लिखी जाती है, उसमें कॉन्सेप्ट्स तो सेम होंगे, कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं, उसका ओपिनियन या व्यू बदलता है.
सीधी बात है, अगर वो जैसा सोचता है, जिस तरीके से वो दुनिया को देखता है, उस तरीके से वो चीज बदलती है। तो उनका जो कंटेंट है वो डिफरेंट लगेगा कुछ कुछ चीजों में, बट थिंग्स यू विल लर्न वुड बी द सेम, कॉन्सेप्ट्स उसमें सेम रहेंगे। तो कोई भी जो आप किताब चूज करें, उस किताब को आप पर्पसफुली चूज करके पॉइंट नंबर 1 और 2 को जरूर फॉलो करें। और यह बात मेरी ध्यान रखें कि एक किताब सफिशिएंट नहीं होगी, तो आपको रेप्लिकेट करने पड़ेंगे कुछ सोर्सेस, या आपको कुछ कोचिंग के नोट्स रेफर करने पड़ेंगे। जो भी आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उन क्लासेस के आपको डिटेल्ड नोट्स को रेफर करना पड़ेगा कवरेज के लिए। फिर मैं बता रहा हूं, कवरेज के लिए एक किताब में मान लीजिए 60% 65% कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं, बाकी के कहां से करोगे? बाकी के किसी कोचिंग के नोट से करोगे या क्लासेस से करोगे? ये दो ही तरीके हैं और कोई तीसरा तरीका नहीं है। और ये एक मेहनत वाला काम है जो आपको एज अ फ्रेशर करना चाहिए। इस पूरे के पूरे टास्क में आपको 1.5 महीने से ऊपर नहीं लगेगा। तो एक सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 महीना लगना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। 1.5 महीने में तो क्लासेस खत्म हो जाती है। तो 1.5 महीने में जब आप खुद पढ़ने बैठोगे तो यू विल बी इजिली एबल टू फिनिश 70 to 80% ऑफ द सिलेबस ऑन टाइम। दिस आई फील दिस इज वेरी मच अचीवेबल, ये चीज अचीवेबल है। तो ये तो पहली चीज हुई जहां पे आपने टॉपिक सब टॉपिक का कैटेगराइजेशन करा और उस चीज को किसी एक किताब से तैयार करा जो कि आपके क्लासेस से या कोचिंग से जो है वो जुड़ी हुई है। दूसरा ब्लूप्रिंट आता है बहुत ज्यादा इग्नोर्ड पोर्शन। इग्नोर्ड क्या है? बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट पोर्शन है, वो है करंट अफेयर्स। सर करंट अफेयर्स कहां से करें? दुनिया भर की चीजें पढ़ते हो फिर भी एक ही सवाल पूछते हो, करंट अफेयर्स कहां से पढ़े? अरे भाई क्यों कंफ्यूज रहते हो करंट अफेयर्स के बारे में? करंट अफेयर्स कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तब इंटरेस्टिंग लगेंगे जब आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि जो मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी, 3 स्टेप्स फॉलो करने के पहले एनसीईआरटी की कवरेज वो आप जरूर करोगे। तो जब आप एनसीईआरटी की कवरेज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की कई सारी चीजें समझ में आने लगेंगी और फिर मजा आएगा, फिर आएगा इंटरेस्ट। So you will start to understand economics articles of the Hindu और Express, दोनों में से कोई भी अगर आप एक पेपर फॉलो करते हैं। You may take help from notes और monthly or yearly compilations, ये भी आप कर सकते हो। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे टेम्पल्स ऑफ लर्निंग है, सबके मंथली कंपाइलेशंस आते हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल्स पे बथेरे मिल जाएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो अडॉप्ट करो। ये चीज एक हैंडी चीज है जिससे आप क्विकली फ्लिप करके रिवाइज कर सकते हो। ये रिवीजन के लिए है, लेकिन डेली न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर कवरेज आपको करनी है। अगर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो इकोनॉमी का पेज होता है, कोशिश करके उस पे जो पॉलिसी रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं वो आप सारे पढ़ें। रीड ऑल दी आर्टिकल्स। बस ये चीज है कि आप जो किसी किसी बिजनेस की, मारुति सुजुकी की क्वार्टरली रिपोर्ट है या रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट है, वो नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको पढ़ने की जरूरत है आरबीआई के एक्शंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के बारे में आर्टिकल्स। सो यू इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो बेसिकली आपको कोशिश ये करनी है कि आप इकोनॉमी पेज को कवर करें और उसके साथ साथ आर्टिकल को स्किप ना करें। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप आर्टिकल को पूरी तरीके से पढ़ें। यू हैव टू रीड द एंटायर आर्टिकल। जब आप ये चीज करेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। ये बहुत जरूरी चीज है। करंट अफेयर्स के आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें समझ में तो आ गया, और बिल्कुल सही बात है, आया है, एनसीईआरटी पढ़ ली, समझ में आ गया। लेकिन अब एग्जाम क्या चाहता है? एग्जाम चाहता है एप्लीकेशन। आपकी अंडरस्टैंडिंग को एग्जामिनर कैसे देखे कि भाई आपने लिखा क्या है, व्हाट हैव यू अप्लाइड, व्हाट हैव यू रिटन। तो अब बात आती है एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन जो है मोर देन प्रीलिम्स कहां दिखती है? मेंस में दिखती है। तो जब आप कोई भी आर्टिकल को तैयार करते हो, इन ऑर्डर टू अप्लाई दैट आर्टिकल यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग। आपको उस आर्टिकल को समराइज करके एक पैराग्राफ लिखो। आपने 500 वर्ड का आर्टिकल पढ़ा, आप उसे 50 वर्ड में समराइज कर दीजिए ताकि किसी को समझ में आ जाए। लिख के, समझा के नहीं, बोल के नहीं, लिख के। ये बात मेरी याद रखिएगा, राइटिंग कैन ओनली बी लर्न्ड बाय राइटिंग, राइटिंग कैन नॉट बी लर्न्ड बाय रीडिंग। राइटिंग आप सिर्फ राइटिंग से ही लर्न कर सकते हो। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अप्लाई, आप उसे अप्लाई करें। जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं और जो आपने पीवाईक्यूज देखे हुए हैं मेंस के, उन सारे मेंस के पीवाईक्यूज को दिमाग में रख के आप सोचने की कोशिश करो किस किस तरीके से सोचा जा सकता है, कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
So practice new questions for mains which were current affairs based. You can use test series for it. कोई भी टेस्ट सीरीज उठाएं, बतेरी वेबसाइट से मेंस के क्वेश्चंस आते हैं। मैं जो वीडियोस रोज इसी चैनल पे बनाता हूं उसमें क्वेश्चन अटैच कर देता हूं, वो भी आप कर सकते हो। वो तो खैर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, आईआर के लिए होते हैं, नेशनल इश्यूज के लिए होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज के लिए होते हैं। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें सबसे हैंडी होंगे पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप पढ़ते हैं तो आपको आता है समझ कि भाई इस टाइप का सवाल इस पे आ सकता है या इस टाइप का सवाल यूपीएससी पूछता है। अगर आप इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते चले जा रहे हो लेकिन आपने क्वेश्चंस देखे हैं इन्फ्लेशन पे कैसे आते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, या एक फलाने कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में सवाल आता है, ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है, 2016 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आया है क्रॉपिंग पैटर्न पे। तो क्रॉपिंग पैटर्न में पढ़ना कितना है ये चीज समझना इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो उस चीज के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये तब हो पाएगा जब आप वेल रेड होंगे, जब आपने एनसीईआरटीज पूरी कर ली होंगी और आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को ढंग से अप्लाई करोगे। ये चीज करोगे तो आपको, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बाउंड्री ड्रॉ करना क्वेश्चन की कि कहां तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना लिखना है, उसके डिमांड और उसके इंटरकनेक्शंस जो है, ये चीज आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी, विच इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक और डायनामिक की चीजें जो है वो मैंने आपको अलग अलग बताई। सोर्सेस जो है मैंने आपको बताए हैं, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं एक सोर्स सफिशिएंट नहीं है। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो ये है कि आपको टीचर से बेटर नहीं होना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। सो ट्राई नॉट टू फॉल डीप इन लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बुक्स। बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स है, 700-800 पन्ने की किताबें हैं, इतनी डीप है आपको घुसने की जरूरत नहीं है। या अगर कोई फलाने दोस्त ने एक और किताब पढ़ी हुई है, किसी ने संजीव वर्मा पढ़ी है, आपने रमेश सिंह पढ़ी है, आप उससे आगे चढ़ने के लिए आप भी संजीव वर्मा पढ़ने बैठ जाते हो, मत करिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। सो मेक श्योर दैट यू आर फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन थिंग। आप एक चीज के लिए फिक्स्ड हो। You don't have to be getting better than the other students. Do not try to cover standard books or books word by word to gain an edge. Be selective. ये बहुत बड़ी चीज है, you have to be selective. Highly important. जब तक आप सिलेक्टिव नहीं रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इस फील्ड में, क्योंकि कितने सब्जेक्ट से कहां तक मल्टीपल सोर्सेस पढ़ोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है करंट अफेयर्स की, न्यूज़पेपर से आप अपने आप को अपडेट करें, जिसमें एक पेज इकोनॉमी का रोज आता ही आता है। कई बार उसमें बहुत सारी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एक आध आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, बट आपको कवर करना है, यू हैव टू कवर दैट। एक सेपरेट प्रीलिम्स की शीट बनाओ एज पर पीवाईक्यू एनालिसिस एंड यूज योर नोट्स दैट यू प्रिपेयर्ड टू मेक स्पेसिफिक सेट ऑफ टॉपिक्स टू फ्रीक्वेंटली रिवाइज। बहुत जरूरी है। देखिए, जो आपने चीजें बनाई हैं, टॉपिक सब टॉपिक्स जो आपने लिखे हैं, उन टॉपिक सब टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अब एक ही चीज है, जैसे मैंने क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करी, अब क्रॉपिंग पैटर्न्स में से कुछ कुछ चीजें प्रीलिम्स के लिए भी रेलेवेंट है। वो एग्रीकल्चर में भी आ सकती है, ज्योग्राफी में भी आ सकती है, मैपिंग में भी आ सकती है, सॉइल बेस्ड हो सकती है, क्रॉप बेस्ड हो सकती है, मॉनसून बेस्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसमें से प्रीलिम सेंट्रिक चीजों को या तो आप वहीं मार्क कर लें अगर आप नोट्स खुद बना रहे हैं, अगर आप किताब में मार्क कर रहे हैं तो आप किताब में उसको अलग से मार्क करें कि ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। क्या होता है, स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कई बार आते हैं नोट्स लेकर आते हैं, और उन कई बार होता है कि वो क्लासेस लेते हैं, नोट्स लेते हैं और फिर अपने नोट्स के भी नोट्स बनाते हैं। तो आप डुप्लीकेट कर रहे हो अपना एफर्ट। यू हैव टू रिड्यूस योर एफर्ट, विच इज वाई आपको नोट्स को और माइक्रो नोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मार्क करना पड़ेगा कि इसी में से इतनी चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं सिर्फ प्री के पहले रिवाइज करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू बी सिलेक्टिव और स्पेसिफिक सेट ऑफ टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई करें। ये फिर वही होगा कि जो चीज बार बार पूछी जाती है, पीवाईक्यूज को देख के पता चलेगा, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, इन्फ्लेशन, टैक्स, जीडीपी, आरबीआई, ये आता है, बहुत बार आता है, हर साल, हर दूसरे साल आता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पे हर साल सवाल आता है, कई बार 2 भी आते हैं। तो ये तो कवर करना ही है, इसके सारे आर्टिकल्स कवर करने हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्री में 2 सवाल आते हैं, तो ये चीज आपको कवर करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीलिम सेंट्रिक है और ये मुझे इतनी चीजें इसमें से कवर करनी है। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाएं। अगर आप स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं तो आपको स्टॉक मार्केट पंडित बन के पैसा कमाना शुरू नहीं करना है,
कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं कि सर हम तो स्टॉक मार्केट समझ रहे हैं, हमने इतने इतने वीडियोस देख लिए सीएनबीसी के और इन्फ्लुएंसर्स के, अब हम पैसा कमाएंगे। अरे कमाओ पैसा, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट के इतने डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है कि आप ये सोच लो कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ स्टॉक मार्केट रिसर्च करके। नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको ट्रेडर बनना है या आईएएस बनना है, ये आपका डिसीजन है। और ये जितनी चीजें हैं, इसको बार बार जो आपको रीइंफोर्स करना पड़ेगा वो ये है कि आप बार बार सिलेबस को पढ़ें। यू हैव टू रीड द सिलेबस एवरी वीक। आई वुड से रीड द सिलेबस एवरी टाइम यू पिक अप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। जितनी बार आप उठाएं उतनी बार आप सिलेबस इकोनॉमिक्स का पढ़ें। उससे यह होगा कि आप हमेशा दायरे में रहोगे। आपको बाउंड्री के अंदर रहना है, आपको बाउंड्री पर या बाउंड्री के बाहर नहीं होना है। बाउंड्री के बाहर हो तो चौका लग गया ना, फिर तो यूपीएससी जीत गया। अगर आप बाउंड्री के अंदर हो तो आप चौका बचा सकते हो, आप 3 रन बचा सकते हो, 2 रन बचा सकते हो, आप आउट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्री है कौन सी, और वही बाउंड्री जो है वो सिलेबस है। ये आपको पता होना चाहिए टू अवॉइड फॉलिंग टू नो नॉलेज ट्रैप। नॉलेज ट्रैप में ना फंसे। तो नोट्स बनाएं कॉन्टेक्स्ट के साथ, और पीवाईक्यूज को इस चीज के लिए सबसे आगे रखें। ये चीज बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से एक टिप है, एक सजेशन है। वो एक सिंपल सा सजेशन ये है कि कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज, कोई भी सोर्स परफेक्ट नहीं होता। सो प्लीज स्टार्ट विद बेसिक्स एनसीईआरटी and then proceed with your classes or your books or your studying of current affairs. You don't wait for perfect set of notes or perfect test series. कुछ नहीं, आप स्टार्ट करें बेसिक से। स्टार्ट विद बेसिक्स एंड कीप योर रीडिंग पेस इंटैक्ट। यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। यू विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई इकोनॉमिक्स एज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो मैं बार बार कहता हूं कि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है प्रोवाइडेड आप उसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें, which is highly important. All right, guys. That would be all. Thank you so much. Bye, everyone. Take care and all the best.